नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे भूगोल जो शब्द है उसके अर्थ की। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि जो अपना ये भूगोल शब्द है ये संस्कृत भाषा के किन शब्दों के मेल से बना है। तो दोस्तों याद रखना, भूगोल जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, और वो दो शब्द हैं, एक तो है आपका भू और दूसरा शब्द है गोल। यहाँ भू का मतलब दोस्तों पृथ्वी से है और गोल का मतलब गोलाकृति से है। अर्थात जो अपना हिंदी शब्द है भूगोल, उसका शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार पृथ्वी। अब इसी भूगोल का जो अंग्रेजी पर्यायवाची है दोस्तों, वो है आपका ज्योग्राफी। और ये जो अंग्रेजी का ज्योग्राफी वर्ड है ये ग्रीक या यूनानी भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से बना है। कहने का मतलब कई बार प्रश्न आ जाता है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो जवाब होगा अपना ज्योग्राफिया। या कई बार प्रश्न आ जाता है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति जिस मूल शब्द ज्योग्राफिया से हुई है वो किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों वो ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है और उस शब्द का नाम है आपका ज्योग्राफिया। अब ये जो यूनानी या ग्रीक भाषा का ज्योग्राफिया शब्द है ना, ये भी ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें एक तो है आपका जियो और दूसरा है दोस्तों ग्राफिया। यहाँ ग्रीक भाषा के जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, और ग्राफिया का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन। अर्थात अंग्रेजी का जो ज्योग्राफी शब्द है उसका अभिप्राय होगा पृथ्वी का अध्ययन। यहाँ दोस्तों पृथ्वी के अध्ययन में मानचित्रण आ गया, आपका निरूपण आ गया, ये सब इसमें समाहित होते हैं। अपना साधारण भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अब इस ज्योग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति है या ज्योग्राफी जो भाषा है उसके जनक पिता किसको कहा जाता है, आधुनिक भूगोल के पिता किसको कहा जाता है, उसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, जो भूगोल शब्द है या भूगोल जो विषय है अपन बात करें तो भूगोल विषय के पिता है वो किसको कहा जाता है। जवाब होगा दोस्तों यूनानी दार्शनिक हिकेटियस को। हिकेटियस वह पहला विद्वान है जिसने पृथ्वी के संबंध में यह बात बताई कि जो स्थल भाग है ना वो चारों तरफ सागर से घिरे हुए हैं। ये बात बताने वाला पहला जो विद्वान था, पहला जो दार्शनिक था, वह था यूनानी दार्शनिक हिकेटियस। तो हिकेटियस के संबंध में देखें आप, यहाँ 3-4 प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न तो आता है कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, अपना जवाब होगा यूनानी दार्शनिक हिकेटियस को। फिर प्रश्न आता है कि हिकेटियस को भूगोल के पिता की उपमा किसके द्वारा दी गई या किस विद्वान ने हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा है, तो दोस्तों वह विद्वान H.F. टोजर है। H.F. टोजर के द्वारा हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा गया है। और इनके द्वारा बताई गई मूल जो बात है उसकी बात करें तो हिकेटियस वह पहला विद्वान था जिसने सबसे पहले यह बताया कि स्थल भाग के चारों तरफ सागरों का विस्तार है या स्थल भाग चारों ओर से सागरों से घिरा हुआ है। यह बताने वाला पहला विद्वान कौन था, तो भी अपना जवाब दोस्तों हिकेटियस होगा। फिर बात करें कि आधुनिक भूगोल के पितामह किसको कहा गया है, तो ये हैं दोस्तों, ये भी यूनान से संबंधित हैं। यूनान के प्रमुख दार्शनिक हुए हैं इरिटोस्थनीज, जिन्होंने ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न आपको इनके संबंध में याद रखने हैं। एक तो यह है कि आधुनिक भूगोल का पितामह किसको कहा जाता है। देखो, भूगोल का पिता तो कहते हैं दोस्तों हिकेटियस को, और आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं इरेटोस्थनीज को। और इन्होंने ही सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया है, तो दोस्तों ज्योग्राफिया जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किस विद्वान ने किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो भी आपका जवाब क्या होगा, इरेटोस्थनीज होगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारी भूगोल के संबंध में सामान्य जानकारी। फिर उसके बाद अपन आगे बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की।
राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले भूगोल जो शब्द है, भूगोल जो विषय है, उसके संप्रत्यय की बात आपने की, एक बार दोबारा देखें। सबसे पहले बात करें अपने हिंदी शब्द भूगोल की, तो जो हिंदी का भूगोल शब्द है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दो शब्दों के मेल से हुई है। एक भू और दूसरा शब्द है गोल। भू का मतलब है पृथ्वी या भूमि, और गोल का मतलब यहाँ गोलाकृति से है, अर्थात गोलाकार पृथ्वी। भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, तो अपना जवाब होगा गोलाकार पृथ्वी। फिर इस भूगोल का जो अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, वो है जियोग्राफी। और ये जो जियोग्राफी शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई, तो अपना जवाब होगा जियोग्राफिया से। और जियोग्राफिया है वो मूलतः ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। और उस जियोग्राफिया जो शब्द है उसके प्रयोग करने वाले पहले विद्वान कौन थे, इरिटोस्थनीज थे। जियोग्राफिया जो शब्द है ना, वो भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, एक जियो और दूसरा दोस्तों ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। भूगोल के पिता किनको कहा गया है, तो जवाब होगा दोस्तों हिकेटियस को, जिनका संबंध कहाँ से था, यूनान से। इनको भूगोल का पिता कहने वाला विद्वान कौन है, यह किसने उपमा दी है, तो वो है आपका H.F. टोजर के द्वारा। सबसे पहले किस विद्वान ने बताया कि स्थल भाग चारों ओर से सागरों से घिरा हुआ है, तो भी दोस्तों अपना जवाब होगा हिकेटियस। फिर बात करते हैं आधुनिक भूगोल का पितामह कौन है, तो जवाब होगा इरिटोस्थनीज। दोस्तों इनका संबंध भी कहाँ से, यूनान से। इन्होंने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया, या यूं कहें कि जियोग्राफिया शब्द के पहले प्रयोगकर्ता कौन थे, तो दोस्तों वो थे इरिटोस्थनीज। अब इससे आगे अपन बात करें राजस्थान के नामकरण की। हम दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय की, जिसमें बहुत सारे बिंदु पड़ेंगे। जैसे राजस्थान का नामकरण, अब तक राजस्थान का जो वर्तमान भूभाग है इसके लिए किन किन प्रमुख नामों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो राजस्थान है उसकी स्थिति क्या है, स्थिति में भी अपन कई सारी स्थितियों की बात करेंगे। ग्लोबीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति है, भारत के मानचित्र में स्थिति है, या यूं कहें विश्व के मानचित्र में स्थिति है, या फिर एशिया के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति है वो क्या है, निरपेक्ष स्थिति क्या है। इसके अलावा अपन विस्तार की बात करेंगे, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की। राजस्थान का जो अपना वर्तमान भूभाग है, इस भूभाग के लिए अब तक किन प्रमुख नामों का उल्लेख हुआ है, तो यहाँ पर अपन दोस्तों चार नामों की बात करेंगे। पहला नाम है आपका ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश, दूसरा नाम है मरुकांतार, तीसरा है राजपूताना, और दोस्तों चौथा नाम अपना वर्तमान नाम है राजस्थान। सबसे पहले हम इन सभी नामों का शाब्दिक अर्थ जानेंगे, फिर बात करेंगे कि नामों का प्रयोग कहाँ किया गया है, कहाँ इनका उल्लेख मिलता है। पहला जो है देखिए दोस्तों वो क्या है, ब्रह्मवृत्त। ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक तो है आपका ब्रह्म और दूसरा है वृत्त। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर या देवता, और वृत्त का मतलब होता है निवास स्थान या क्षेत्र। दूसरा है ब्रह्म देश। ब्रह्म का मतलब वही ईश्वर या देवता, और देश का मतलब भूभाग से है। कहने का मतलब वह भूभाग या वह क्षेत्र जहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं उसको इस नाम से संबोधित किया गया है। तो ब्रह्मदेश या ब्रह्मवृत्त का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वह भूभाग जहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। अब सवाल उठता है कि राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए इस नाम का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य के रचनाकार आर्यों को माना जाता है। और उस वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो दोस्तों है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनमें से 10वें मंडल में उस समय की नदियों का उल्लेख किया गया है। उसी वैदिक साहित्य में दोस्तों इस ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश नाम का उल्लेख मिलता है, क्योंकि प्रारंभिक जो आर्य थे जो मध्य एशिया से यहाँ आए थे भारत, उन लोगों ने बसने के लिए जिस स्थान को सबसे पवित्र माना था उस स्थान के लिए दोस्तों आर्यों ने ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश के नाम का प्रयोग किया था। आर्यों की मान्यता थी कि प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, जो प्राचीन में यहाँ अपने राजस्थान के इस मरुस्थलीय भूभाग से होकर प्रवाहित होती थी,
और वर्तमान में जो विलुप्त हो चुकी है, उस सरस्वती की बात मैं कर रहा हूँ। प्राचीन सरस्वती नदी तथा सिंधु नदी के बीच का जो भूभाग था, उस भूभाग को आर्यों ने बसने के लिए सबसे पवित्र माना था और उसी भूभाग को इन्होंने ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश नाम से उल्लेखित किया है। तो कहने का मतलब प्राचीन सरस्वती और सिंधु नदी के मध्य स्थित भूभाग को वैदिक साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों? ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मदेश के नाम से। अब सवाल ये आता है कि जो अपनी प्राचीन सरस्वती नदी थी वो तो वर्तमान में हो चुकी है विलुप्त, और उसी सरस्वती के पेटे से वर्तमान में दोस्तों बहती है आपकी घग्गर नदी, और उस घग्गर नदी का प्रवाह है अपने वर्तमान राजस्थान में 2 जिलों से है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो जो वर्तमान घग्गर नदी है उसके पेटे के उत्तर में जो भाग रह गया वही प्राचीन सरस्वती और सिंधु के बीच स्थित भूभाग में आएगा दोस्तों। इसका मतलब इस ब्रह्मवर्त या ब्रह्मदेश नाम का प्रयोग है ना, वो वर्तमान संपूर्ण राजस्थान के लिए नहीं हुआ है। इस नाम से उल्लेखित भूभाग में वर्तमान राजस्थान के केवल 2 ही जिलों के कुछ भूभाग शामिल हैं, और वो उनमें वो भूभाग शामिल हैं जो घग्गर नदी के पेटे के उत्तर में स्थित हैं। दूसरा नाम है दोस्तों मरुकांतर। मरुकांतर का शाब्दिक अर्थ होता है वह मरुस्थलीय भूभाग जहां बालू का स्तूपों की लंबी लंबी कतार या श्रेणियां पाई जाती हैं, उस भूभाग को मरुकांतर कहा गया है। इस मरुकांतर जो शब्द है ना, इसका प्रयोग महर्षि वाल्मीकि द्वारा अपने प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण में किया है दोस्तों। तो पहली बात तो ये आ जाती है, जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि ब्रह्मवर्त या ब्रह्मदेश नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों अपना जवाब वैदिक साहित्य होगा। उसी प्रकार मरुकांतर नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो अपना जवाब रामायण होगा। और रामायण के रचयिता कौन थे दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि थे। तो मरुकांतर नाम के प्रयोगकर्ता की बात की जाए तो अपना जवाब होगा महर्षि वाल्मीकि, जिनको आप भारत के आदि कवि या भारत के प्रथम कवि भी कह सकते हैं। यहाँ भी ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत के आदि कवि या प्रथम कवि के नाम से किनको जाना जाता है, तो दोस्तों वो महर्षि वाल्मीकि हैं। और उन्होंने इस मरुकांतर नाम का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया है जहाँ बालू का स्तूपों की लंबी लंबी पंक्ति या श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो हमें पता है कि अपना जो वर्तमान राजस्थान है उसके संपूर्ण भूभाग में दोस्तों बालू का स्तूपों का विस्तार नहीं है। इसका मतलब मरुकांतर नाम का प्रयोग भी संपूर्ण राजस्थान के लिए नहीं हुआ है। इस नाम का प्रयोग केवल पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग के लिए हुआ है जहाँ बालू का स्तूपों की पंक्ति, श्रेणी या श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने इस नाम का प्रयोग दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग के लिए किया है। फिर तीसरा नाम आता है अपना राजपूताना। राजपूताना नाम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह भूभाग जो राजपूतों का है, या यूँ कहें वह भूभाग जहाँ राजपूतों का शासन यानी राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र को दोस्तों राजपूताना कहा गया है। यहाँ से अपन को बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न आता है दोस्तों कि जो राजपूताना नाम है इसके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? प्रथम प्रयोगकर्ता राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए सबसे पहले राजपूताना नाम का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो दोस्तों अपना जवाब होगा जॉर्ज थॉमस था। इस नाम के पहले प्रयोगकर्ता किनको माना जाता है? तो जवाब क्या होगा? जॉर्ज थॉमस को। सवाल अगला आता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग पहली बार कब किया था? तो दोस्तों जवाब होगा 1800 ईस्वी में। कब किया गया? 1800 ईस्वी में। अब देखिए जो नाम का प्रयोग है वो 2 प्रकार से हो सकता है दोस्तों, मुख्य रूप से या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से। तो अपने को यहाँ ये जानने की भी ज़रूरत है कि जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपूताना तो सबसे पहले कहा था, लेकिन लिखित रूप से कहा था कि मौखिक रूप से। तो याद रखना जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों मौखिक रूप से इस नाम का प्रयोग किया है। कहने का मतलब जॉर्ज थॉमस राजपूताना नाम के पहले प्रयोगकर्ता तो हैं, लेकिन लिखित प्रयोगकर्ता नहीं हैं, ये मौखिक प्रयोगकर्ता है। ठीक है दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि जॉर्ज थॉमस था कौन? तो जॉर्ज थॉमस एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी था।
जिस समय इसने इस भूभाग के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था दोस्तों, उस समय ये ग्वालियर के अंग्रेज सैन्य कमांडर थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता आपका ग्वालियर, जहाँ सिंधिया शासकों का शासन था। उस ग्वालियर रियासत में, या यूँ कहें उस ग्वालियर राज्य में, ये अंग्रेजी सेना के सैन्य कमांडर थे। फिर सवाल आता है कि जॉर्ज थॉमस मूलतः रहने वाले कहाँ के थे, ये कहाँ के मूल निवासी थे। तो अक्सर दोस्तों अपने यहाँ मात खा जाते हैं, क्योंकि जॉर्ज थॉमस का नाम आते ही अपने दिमाग में अंग्रेज आते हैं, तो अपन इंग्लैंड कर देते हैं। गलत होगा दोस्तों। जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के निवासी थे। तो जॉर्ज थॉमस से संबंधित हैं यहाँ पर अपन 4 प्रमुख बातें याद रखेंगे। एक तो राजपूताना नाम के पहले प्रयोगकर्ता कौन, जवाब होगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस नाम का प्रयोग पहली बार कब किया, 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस थे कौन, एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे, उस समय ग्वालियर के अंग्रेज सैन्य कमांडर थे। मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों जवाब होगा आयरलैंड के रहने वाले थे। अब देखिए दोस्तों, इस जॉर्ज थॉमस का एक साहित्यकार दोस्त हुआ है, और इनके जो साहित्यकार दोस्त हैं उनका नाम है दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी है, और उस जीवनी को, उस पुस्तक को नाम दिया है द मिलिट्री मेमोयर्स द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किसकी जीवनी है। तो याद रखें ये जॉर्ज थॉमस की जीवनी है, और इसके रचनाकार कौन हैं, विलियम फ्रैंकलिन, जो जॉर्ज थॉमस के साहित्यकार दोस्त थे। याद रखें दोस्तों, ये जो पुस्तक है वो सन 1805 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, कई बार पूछा गया है, तो अपना जवाब क्या होगा, सन 1805 में प्रकाशित हुई। और यहाँ एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, ये वो पहली पुस्तक है जिसमें राजपूताना नाम का पहली बार प्रयोग किया गया है लिखित रूप से। तो यहाँ मैं इसीलिए पहली बार जोर दे के कह रहा था कि जॉर्ज थॉमस हैं वो भले ही पहले प्रयोग करता है इस नाम के, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से इस नाम का प्रयोग किया है। जबकि इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाए कि राजपूताना नाम के प्रथम लिखित प्रयोगकर्ता कौन थे, तो दोस्तों जवाब विलियम फ्रैंकलिन होगा। और कहाँ पर पहली बार लिखित उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों जवाब होगा द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक में स्वयं फ्रैंकलिन ने ये कहा है कि राजपूताना नाम का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस था। इस आधार पर हम राजपूताना नाम के प्रथम प्रयोगकर्ता है वो जॉर्ज थॉमस को मानते हैं। इसके अलावा एक प्रमाण के रूप में अपन राजस्थानी इतिहासकार की पुस्तक को भी एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। अपने वर्तमान सिरोही जिले का एक गांव है दोस्तों रोहिड़ा, और उसी रोहिड़ा गांव में एक प्रसिद्ध राजस्थानी इतिहासकार का जन्म हुआ है जिनका नाम है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त थी। तो कई बार नाम यूँ भी लिखा जा सकता है राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा या डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो वो दोस्तों बात एक ही है, चाहे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा कह दो, चाहे राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कह दो, चाहे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कह दो। उन्होंने कर्नल टोड की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी ना दोस्तों, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, और उसे नाम दिया था प्राचीन राजपूताने का इतिहास। और ओझा की जो ये पुस्तक है ना प्राचीन राजपूताने का इतिहास, उसमें स्वयं ओझा ने भी ये माना है कि राजपूताना नाम का पहला प्रयोगकर्ता है वो जॉर्ज थॉमस है। तो इस आधार पर हम इस नाम का पहला प्रयोगकर्ता किसको मान लेते हैं, जॉर्ज थॉमस को।
फिर इस राजपूताना नाम को लेकर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ भी जब अपना जवाब होगा वो राजपूताना होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी भी प्रशासनिक आधिकारिक दृष्टि से इस भूभाग को राजस्थान नहीं कहा था। स्वतंत्रता तक इस भूभाग को अंग्रेज राजपूताना के नाम से ही संबोधित करते थे, यानी ब्रिटिश काल में यह भूभाग राजपूताना नाम से जाना जाता था। सबसे लास्ट नाम पढ़ेंगे दोस्तों अपन, राजस्थान जो नाम है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो राजस्थान नाम है ना, इसके भी शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, राजस्थान जो नाम है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसके बारे में अपन बात करें। ये अपना नाम है राजस्थान, इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। यानी राजस्थान नाम का अभिप्राय क्या है, तो दोस्तों अपना जवाब होगा राजाओं का स्थान। फिर प्रश्न आता है दोस्तों कि जो अपना वर्तमान नाम है अपने राज्य का राजस्थान, इस नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है। तो यहां जवाब होगा बसंतगढ़ शिलालेख से। राजस्थान नाम का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख से। थोड़ा सा इस शिलालेख के बारे में अपन जाने कि ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये सिरोही से प्राप्त हुआ है दोस्तों। सिरोही में है खीमल माता मंदिर, वहीं से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है, यानी सिरोही के खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। फिर बात आती है कि ये बसंतगढ़ शिलालेख है, ये कब उत्कीर्ण किया गया। तो दोस्तों पहली बात तो उत्कीर्ण कहते किसे हैं। उत्कीर्ण का मतलब भी लिखना ही होता है। जैसे एक तो अपन चौक पेन पेंसिल से लिखते हैं, ये तो लेखन हो गया। अगर किसी भाग पर खोदकर लिखा जाए तो उस खोदकर लिखने की कला को दोस्तों उत्कीर्ण कहते हैं, उत्कीर्ण करना कहते हैं। तो ये शिलालेख जो पत्थर की चट्टानों या विशाल चट्टानों पर लिखे जाते थे, वो दोस्तों छीनी जैसे नुकीले औजार से खुदाई करके लिखे जाते थे, और खुदाई करके लिखने को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, उत्कीर्ण करना कहा जाता है। तो यहाँ सवाल आता है कि शिलालेख कब उत्कीर्ण किया गया। तो इस शिलालेख के ऊपर जो उत्कीर्ण का वर्ष लिखा गया है वो दोस्तों विक्रमी संवत में है। विक्रमी संवत 682 में ये उत्कीर्ण किया गया है। दोबारा देखें, राजस्थान नाम का प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है, अपना जवाब होगा बसंतगढ़ शिलालेख से। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिरोही के खीमल माता मंदिर से। ये कब लिखा गया था दोस्तों, विक्रमी संवत 682 में। अब मान लो प्रश्न आ जाए कि बसंतगढ़ शिलालेख कब उत्कीर्ण किया गया, और वहाँ पर जो ऑप्शन हो आपके वो विक्रमी संवत में न होकर के ईस्वी संवत में हो, तो भी दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना जो ये अपना विक्रमी संवत है यह ईस्वी संवत के 57 साल पहले प्रारंभ हुआ है। महाराजा विक्रमादित्य ने ईस्वी के 57 वर्ष पहले, ईसा के 57 वर्ष पहले इस संवत का प्रारंभ किया था। तो यदि विक्रमी संवत को हमें ईस्वी संवत में बदलना हो तो दोस्तों इसमें से 57 घटा देंगे तो वो जवाब अपना आ जाएगा, वो ईस्वी संवत में आ जाएगा। यानी इसमें से -57 कर दो तो जवाब होगा दोस्तों 625 ईस्वी। तो या तो आप बोल सकते हो विक्रमी संवत 682 में उत्कीर्ण किया गया है, या आप कह सकते हो कि ईस्वी संवत 625 में ये उत्कीर्ण किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान नाम का उल्लेख किस रूप में किया गया है। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों, इससे पहले वाले फर्स्ट ग्रेड में, और उसमें अपना जवाब होगा इस शिलालेख में राजस्थान नाम का जो प्रयोग है वो राजस्थानी यादित्व के रूप में किया गया है दोस्तों। किस रूप में किया गया है, तो अपना जवाब होगा राजस्थानी यादित्व के रूप में। और यहाँ पर इस राजस्थानी यादित्व शब्द का अर्थ जानना भी जरूरी है। राजस्थानी यादित्व का अभिप्राय होता है राजा का निवास स्थान।
कहने का मतलब इस बसंतगढ़ शिलालेख में भले ही राजस्थान नाम का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान नाम का जो प्रयोग है, जो संबोधन है, वो केवल राजा के निवास स्थान के लिए किया गया है, यानी संपूर्ण भूभाग को यहाँ राजस्थान नहीं कहा गया है। इस शिलालेख के अलावा भी अगर अपन बात करें तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के प्रमुख दरबारी कवि थे दोस्तों मोणोत नैण सिंह, जिन्होंने प्रमुख साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें दो प्रमुख अपन पढ़ते हैं अक्सर। एक तो मारवाड़ प्रगनारी विगत, जो जोधपुर या मारवाड़ रियासत के इतिहास पर लिखी गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और दूसरा है दोस्तों एक ख्यात साहित्य नैणसिरी ख्यात। उस नैणसिरी ख्यात नामक पुस्तक में भी, उस ग्रंथ में भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जोधपुर के ही दरबारी कवि हुए हैं दोस्तों कवि वीरभाण, और कवि वीरभाण ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों राजरूपक, और उस राजरूपक में भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। तो चाहे बसंतगढ़ शिलालेख हो आपका, चाहे नैणसिरी ख्यात हो, और चाहे राजरूपक हो, यहाँ पर राजस्थान नाम का उल्लेख भले ही मिलता है, लेकिन राजस्थान नाम का प्रयोग एक छोटे क्षेत्र के संबोधन में किया गया, एक सीमित क्षेत्र के संबोधन में किया गया है। कहने का मतलब जितने एग्जाम्पल अपन ने पढ़े हैं उनमें वर्तमान संपूर्ण भूभाग के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगला क्वेश्चन निकलता है दोस्तों कि वर्तमान भूभाग के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो अपना जवाब होगा कर्नल जेम्स टोड थे, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड से पहले जहाँ जहाँ भी राजस्थान नाम का प्रयोग हुआ है वो एक सीमित क्षेत्र के संबोधन में हुआ है, जो अपन ने भी जाना है। अब कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग को पहली बार राजस्थान नाम से कब संबोधित किया? तो दोस्तों 1829 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उसी पुस्तक में पहली बार राजस्थान नाम का प्रयोग हुआ है इस संपूर्ण भूभाग के लिए। इसका मतलब टोड ने इस नाम का प्रयोग पहली बार कब किया? तो अपना जवाब होगा सन 1829 में। ये अपने वर्तमान नाम देने वाले विद्वान हैं, तो इनकी जीवनी के बारे में कुछ सामान्य अपन बातें करेंगे। कर्नल जेम्स टोड हैं, वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों जैसे आपने जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के निवासी थे, और कर्नल जेम्स टोड हैं ये मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिसे आप वेल्स भी कह सकते हैं। स्कॉटलैंड या वेल्स के निवासी थे, और ये भारत में पहली बार सन 1798 ईस्वी में आए थे दोस्तों, एक सैनिक रंगरूट के पद पर नियुक्त होकर। उसके बाद सेवा काल के साथ साथ इनके प्रमोशन होते रहे। ये सैनिक रंगरूट से क्लर्क बने, चाय के बागानों में क्लर्क की नौकरी की असम में। उसके बाद इनका प्रमोशन इंस्पेक्टर के पद पर हुआ, और दिल्ली के नहरी क्षेत्र में इन्होंने इंस्पेक्टर के पद पर काम किया, और फिर इनको बना दिया गया दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट, एक राजनयिक अधिकारी, जिसे आप संक्षिप्त में पीए भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट बनकर कर्नल टोड हैं वो सन 1818 में पहली बार राजस्थान आए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ याद रखना आप दोस्तों। प्रश्न आ सकता है कि कर्नल टोड पहली बार हिंदुस्तान कब आए थे? तो अपना जवाब होगा सन 1798 में। और किस पद पर नियुक्त होकर आए थे? एक सैनिक रंगरूट के पद पर। राजस्थान में पहली बार ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर कब आए? तो अपना जवाब होगा दोस्तों सन 1818 ईस्वी में। अब सवाल ये आता है कि सन 1818 ईस्वी में कर्नल टोड पहली बार राजस्थान में कहाँ आए? तो दोस्तों ये मेवाड़ रियासत में पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे, यानी पहली बार कहाँ आए? जवाब क्या होगा अपना? मेवाड़ में। और जिस समय टोड यहाँ आए मेवाड़, उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा भीम सिंह। और दोस्तों उस समय राजस्थान की रियासतें थी वो अंग्रेजों के साथ साइक संधि कर रही थी, अर्थात टोड के आगमन का जो दौर था राजस्थान में वह साइक संधियों के दौर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के जो स्थानीय शासक थे वो मराठों से भयभीत थे। मराठे आक्रमण करते और यहाँ के शासकों से चौथ वसूली करते थे। दोस्तों उसी चौथ वसूली से त्रस्त होकर यहाँ के शासकों ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु अंग्रेजों से साइक संधियाँ की थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भीम सिंह अंग्रेजों से साइक संधि के लिए तैयार नहीं था। उस भीम सिंह को अंग्रेजों से साइक संधि के लिए तैयार करने वाला अंग्रेज अधिकारी भी दोस्तों कौन था? कर्नल जेम्स टोड था।
अब ये राजस्थान में कब से कब तक पॉलिटिकल एजेंट रहे, तो आए कब थे दोस्तों 1818 में, और उसके बाद 1822 में ये वापिस इंग्लैंड लौट गए। कहा जाता है कि स्वास्थ्य कारणों से ये अपने पद से त्यागपत्र देकर 1822 में इंग्लैंड चले गए। यानी 1818 से 1822 तक यहाँ राजस्थान में रहे ये, और राजस्थान में मेवाड़, बूंदी आदि रियासतों में, मेवाड़ में भी और बूंदी में भी पॉलिटिकल एजेंट के पद पर काम किया। यहाँ रहते हुए कर्नल टॉड जिस भारतीय विद्वान से सर्वाधिक प्रभावित हुए दोस्तों, वो थे यति ज्ञानचंद्र। यहाँ पर दोस्तों यति जो शब्द लिखा है मैंने, इसका अर्थ होता है जैन संत, यानी जैन संत को ही यति कहा जाता है। वर्तमान भीलवाड़ा में एक कस्बा है मांडलगढ़, और वह मांडलगढ़ कस्बा उस समय मेवाड़ रियासत का भाग था, और उसी मांडलगढ़ से संबंध था दोस्तों इस जैन संत का, जिनका नाम था ज्ञानचंद्र। ऐसा कहा जाता है कि कर्नल टॉड ने इसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया या गुरु माना। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कर्नल टॉड के भारतीय गुरु कौन थे, तो दोस्तों वो यही व्यक्ति है। टॉड के भारतीय गुरु भी किनको कहा गया, यति ज्ञानचंद्र को। ऐसा कहा जाता है कि यति ज्ञानचंद्र से प्रभावित होकर ही कर्नल टॉड ने राजस्थान के इतिहास में रुचि ली, और राजस्थान का इतिहास जानने के लिए दोस्तों टॉड ने घोड़े के माध्यम से राज्य भर का भ्रमण किया। इसलिए उस समय वो विशेषकर ग्रामीण समुदाय में कर्नल टॉड थे ना, वो घोड़े वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस अंग्रेज अधिकारी को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, या किसको घोड़े वाले बाबा की उपमा दी गई है, तो दोस्तों वो कर्नल जेम्स टॉड को ही कहा गया है। इन्होंने अपने राजस्थान भ्रमण के दौरान विभिन्न स्रोतों से राजस्थान के इतिहास की जानकारी जुटाई, जिनमें 3 प्रमुख स्रोत आपको ध्यान में रखने हैं। टॉड ने जिन प्रमुख स्रोतों से राजस्थान के इतिहास की जानकारी जुटाई, उसमें दोस्तों एक स्रोत तो है आपका शिलालेख, एक है दोस्तों चारण साहित्य, और तीसरा जो स्रोत है वो है स्थानीय लोगों से वार्तालाप। स्थानीय लोगों से वार्तालाप, यानी टॉड ने राजस्थान के इतिहास की कुछ जानकारी तो शिलालेखों से प्राप्त की, कुछ जानकारी उन्हें चारण साहित्य से प्राप्त हुई, और रही सही जानकारी वो जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों से बातचीत, वार्तालाप के माध्यम से भी इतिहास की जानकारी जुटाई। और इन स्रोतों से जो टॉड को इतिहास की जानकारी, राजस्थान के इतिहास के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी को इन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया। दोस्तों उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों ये पुस्तक है ना, ये जून 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको पता है 1822 में कर्नल टॉड यहाँ से वापस इंग्लैंड लौट चुके थे, और ये पुस्तक 1829 में प्रकाशित हुई। इसका मतलब ये भारत से प्रकाशित नहीं हुई है। ये कहाँ से प्रकाशित हुई, तो अपना जवाब होगा लंदन से। और इस पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों ये राजस्थान के समग्र इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। यही कारण है कि इस पुस्तक के लेखन के कारण ही कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, या राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं। दोस्तों इस पुस्तक का लेखक तो कर्नल टॉड है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के प्रकाशक कौन थे, तो ये इस पुस्तक के प्रकाशक थे दोस्तों सर विलियम क्रुक। सर विलियम क्रुक इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। इसी पुस्तक का एक नाम और है, और वो नाम है दोस्तों सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया।
तो ये एक ही पुस्तक है। इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक में कर्नल टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान नाम का प्रयोग किया है दोस्तों। अब टोड की मृत्यु की बात करें तो कई बार प्रश्न आता है कि टोड की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों सन 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी धर्मपत्नी थी जूलिया, उन्होंने टोड की जो डायरी, उस डायरी का मतलब यह समझना दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया कि राजस्थान का इतिहास जानने के लिए उन्होंने राज्य भर का भ्रमण किया था और राजस्थान के इतिहास की जानकारी कलेक्ट करने के लिए विभिन्न स्रोतों की सहायता ली थी। तो उस राजस्थान भ्रमण के दौरान उन्होंने जो अपनी यात्रा डायरी लिखी, उसी यात्रा डायरी के आधार पर इनकी मृत्यु के बाद इनकी धर्मपत्नी जूलिया ने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई जो कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। तो कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो कब प्रकाशित हुई? तो वो पुस्तक थी ना द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वो दोस्तों 1839 में प्रकाशित हुई है। पहली पुस्तक तो थी इनकी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो जून 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई है और उसके प्रकाशक सर विलियम क्रूक हैं, जिसमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी है। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। जबकि टोड की मृत्यु 1835 में हो गई, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी जूलिया ने उनकी डायरी के आधार पर उनकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन 1839 में करवाया और उस पुस्तक का नाम था दोस्तों द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इसमें तो दोस्तों किसकी जानकारी है? राजस्थान के इतिहास की। कई बार इस पुस्तक के बारे में भी प्रश्न आता है कि कर्नल टोड की कौन सी पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों वो पुस्तक है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कर्नल टोड की किस पुस्तक में राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। तो वो पुस्तक दोस्तों द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया है। ठीक है। अब उसके बाद बात की जाती है कि टोड ने तो 1829 में इस नाम का प्रयोग कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस भूभाग को कभी राजस्थान नाम से संबोधित नहीं किया। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश काल में इस भूभाग को राजपूताना नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका मतलब इस नाम का आधिकारिक रूप से प्रयोग है वो आज़ादी के बाद हुआ है। और दोस्तों आज़ादी के समय राजस्थान का जो वर्तमान भूभाग है वो छोटी छोटी रियासतों और ठिकानों में बिखरा पड़ा था, बटा हुआ था। उसको एक एकीकृत राज्य का रूप देने के लिए दोस्तों एकीकरण, और एकीकरण जो था अपने राजस्थान का वो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। पहले चरण की बात की जाए तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ नामक इकाई का निर्माण किया गया था। इसका मतलब पहले चरण में भी राजस्थान नाम का प्रयोग नहीं हुआ। प्रश्न पूछा जाता है आज़ादी के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग पहली बार कब और कहाँ किया, उसके उत्तर की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 को और उसमें दक्षिणी राजस्थान के 9 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर दोस्तों निर्माण किया जाता है राजस्थान संघ नामक इकाई का। कहने का मतलब स्वतंत्रता के बाद पहली बार राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ नामक इकाई के नाम में किया गया था। फिर बात आती है कि राजस्थान नाम को विधिवत मान्यता कब मिली। तो दोस्तों राजस्थान नाम को विधिवत मान्यता है वो भारतीय संघ की स्थापना के साथ मिली है। भारतीय जो संघ है वो कब अस्तित्व में आया, उस भारतीय संघ जिसका गठन किया गया था उसमें प्रारंभ में राज्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, उस समय अपना राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, राज्यों की श्रेणी को किस आयोग के द्वारा हटाया गया। तो यहां अपन उससे संबंधित बात कर रहे हैं। भारतीय संघ है दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था और उस भारतीय संघ में 26 जनवरी 1950 को भारत के विभिन्न राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था और अपना राजस्थान उनमें से 20 श्रेणी का राज्य था दोस्तों। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का
गठन किया गया जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, तो उस राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के तहत किया गया था। और दोस्तों याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने ही संघ में जो राज्यों की श्रेणियां थी उनको समाप्त किया है। ठीक है, तो संघ के अस्तित्व के साथ ही राजस्थान अस्तित्व में आया। इसका मतलब राजस्थान नाम को विधिवत जो मान्यता है वो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को मिली है। फिर बात आती है कि जो अपना राजस्थान है उससे संबंधित, उसकी स्थापना से संबंधित 2 दिवस की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। एक तो आता है दोस्तों राजस्थान दिवस और एक आता है राजस्थान स्थापना दिवस। एकीकरण का चौथा चरण था दोस्तों 30 मार्च 1949 और उसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें राजस्थान संघ में शामिल हुई थी। और वो 4 बड़ी रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर। ये एक तो आपका जयपुर था, एक जोधपुर रियासत थी, एक बीकानेर रियासत थी और एक दोस्तों जैसलमेर रियासत थी। इनके जैसे ही राजस्थान संघ में ये शामिल हुई, उसके साथ ही एकीकरण का अधिकांश कार्य संपन्न माना गया। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, अपने वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण है, या यूँ कहें कि वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो एकीकरण के 7वें चरण के बाद अस्तित्व में आया है। और जो लास्ट चरण था वो 1 नवंबर 1956 को। इसका मतलब राजस्थान स्थापना दिवस है वो तो मनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर को, और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। इसके बाद अपन राजस्थान स्थिति और विस्तार की बात अगले चरण में करेंगे। जो अभी अपन ने बात की है उससे संबंधित मैं बात बताऊं आपको कि भारतीय संघ की अपनी बात चली थी। भारतीय संघ कब अस्तित्व में आया, तो दोस्तों जैसा आपको बताया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ अस्तित्व में आया है। और संघ में राज्य व प्रांतों की जो श्रेणियां थी वो कितनी निर्धारित की गई, तो दोस्तों वो 4 श्रेणियों में बांटा गया था। और उस समय अपना राजस्थान था वो कौन सी श्रेणी में था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। फिर ये जो राज्यों की श्रेणियां हैं ये किसके द्वारा समाप्त की गई, तो ये भी मैंने आपको बताया कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। और इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये भी अपन ने बात की दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के तहत। और इसी आयोग के द्वारा राज्यों की श्रेणी है वो समाप्त की गई है। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।